Hello and welcome to the new episode of Fosapi Originals. Today we are with Ruchi Gupta ma'am and she is co-founder and also principal in Jelly Baby School at Charmwood branch. जय हिंद हेलो मैम। जय हिंद। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ। तो मैम हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी से कि आपकी जर्नी कैसी रही है और आपने कहाँ से आपने ये आइडिया आया कि आपको एक स्कूल स्टार्ट करना है, तो मैं वो जर्नी जानना चाहूँगी। देखिए, आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स। मतलब आफ्टर 12th क्लास मैंने जैसे ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। आई बिलोंग टू मुजफ्फरनगर सिटी बिफोर मैरिज। तो वहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ ही मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई स्टेपिंग स्टोन स्कूल में। वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई एज ए टीचर। उसके बाद शादी हो गई, दिल्ली आ गई, मयूर विहार, वहाँ पे मैंने एक प्ले स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद 2010 में मैं चामवुड में शिफ्ट हुई और मेरे स्कूल के पास ही जेली बेबी स्कूल था। अर्लियर इसका नाम था ABC मॉन्टेसरी स्कूल। तो 2010 में मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया एज ए पेरेंट। फिर 2-3 मंथ्स बाद मेरी डॉटर थी 2.5 years की, तो मैंने एक्चुअली उसको एनरोल कराया था प्ले स्कूल में। फिर मैंने 2-3 मंथ्स बाद इसी स्कूल को एज ए टीचर ज्वाइन किया, देन एज ए कोऑर्डिनेटर। देन 2016 में मैंने चामवुड वाली ब्रांच को टेक ओवर कर लिया एज ए प्रिंसिपल। ओके मैम, ग्रेट जर्नी। एंड ये जेली बेबी नाम कहाँ से आइडिया आया? Actually, we have 4 people: जसप्रीत मैम, अर्चना मैम। अर्चना मैम इज अवर CEO जिन्होंने जेली बेबीज ब्रांच की नींव रखी, एंड मीनाक्षी मैम। हम चारों थे। तो हमने ये 2013 में जेली बेबी प्ले स्कूल नाम से शुरू किया। सबसे पहली ब्रांच चामवुड वाली ब्रांच थी। अर्लियर इसके प्रिंसिपल थे मिस्टर अमित जैन। फिर हमारी सेकेंड ब्रांच ओपन हुई सूर्यनगर में, जिसको मीनाक्षी मैम देखती हैं। फिर हमारी थर्ड ब्रांच शुरू हुई ग्रीनफील्ड में, जिसको निशा मैम देख रही हैं। और हमारा जो अशोका वाला स्कूल था, पहले वो यूरो किड्स था, फिर उसको अभी 2 years बैक हमने जेली बेबीज में कन्वर्ट किया। तो हम 4 लोगों का ग्रुप था, सबने एक एक ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वहीं से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैम, इस टीचिंग लाइन में आपको क्या ऐसा इंस्पिरेशन मिली या क्या इंस्पायर किया कि आप इस लाइन में हैं? एक्चुअली टीचिंग लाइन में मैंने बताया ना, बहुत अर्लियर से थी मैंने NTT किया, ग्रेजुएशन किया। प्ले स्कूल जब ज्वाइन किया तो मेरा एक अटैचमेंट छोटे बच्चों से हो गया, और वो इस कदर हुआ कि मतलब इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं न्यूक्लियर फैमिली में थी, मेरी बेटी भी छोटी थी, थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए मैनेज करना, घर भी स्कूल भी, बट मैंने दोनों किया। बिकॉज एक टाइम पे आके मुझे लगा कि मैं नहीं रह सकती छोटे बच्चों के बिना। एक अटैचमेंट हो जाता है ना, आई एम वेरी लविंग एंड केयरिंग। तो उसी वजह से फिर मैंने इसी को अपनी लाइन बनाया। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ काम करने का भी अलग ही मजा है। बिल्कुल। चैलेंजेस जानना चाहूँगी, बिकॉज प्ले स्कूल खोलना इतना इजी नहीं है, उसको चलाना इट्स नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि छोटे बच्चे जितने छोटे बच्चे उतनी ज़्यादा सेफ्टी। तो मैं चैलेंजेस जानना चाहूँगी, क्या क्या फेस किया? चैलेंजेस बहुत सारे। जैसे आपने कहा सेफ्टी, फर्स्ट कंसर्न तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। देखिए, हर एक बच्चा ABCD 1-2 सीखता है, जल्दी देर से सब सीखते हैं, बट जब भी कोई पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन के लिए आता है तो उनका फर्स्ट कंसर्न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड कंसर्न है कि हम छोटे बच्चे लाइक एक रॉ मटेरियल, हम किसी की नींव रख रहे हैं, बिल्कुल रॉ आए, हमें उन्हें सब कुछ सिखाना है। बैठना, उठना, खाना पीना, चलना, रनिंग करना, उनकी सारी स्किल्स पे हमें काम करना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत हो जाती है। इवन टॉयलेट ट्रेनिंग, 90% बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं होते। तब पेरेंट्स की वो होती है सारी एक्सपेक्टेशन प्ले स्कूल से कि हमने एडमिशन करा दिया, मैम अब आप देख लो कैसे खाएगा ये, कैसे बोलेगा, कैसे लिखेगा, और आप इसको टॉयलेट ट्रेन कर दो। तो वो सारी चीज़ तो उनकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपके ऊपर। एंड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्ले स्कूल हर काम नहीं कर सकता, कुछ काम पेरेंट्स को करना चाहिए। टॉयलेट ट्रेन है, पेरेंट्स को बच्चा टॉयलेट ट्रेन करके हैंड ओवर करना चाहिए। बट आजकल क्या होता है, डायपर लगाते हैं, वो टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका घर पे नहीं हो पाता, तो एज ए स्कूल से अब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैम बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग भी कर दो। खाना है, आजकल क्या हो गया, मोबाइल, 90% बच्चे मोबाइल एडिक्ट है। आप घर में चले जाओ, बच्चों को जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएंगे। एंड मेरे स्कूल में देखो, नो स्क्रीन टाइम, 0 स्क्रीन टाइम है। आपको टीवी भी नहीं मिलेगा स्मॉल क्लासेस में, हम यूज़ ही नहीं करते। अब पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, मैम आप बिना स्क्रीन के खाना कैसे खिलाते हो? मैंने कहा आप आइए देखिए मेरी टीचर्स क्या क्या करती है। हम स्टोरी भी सुनाएंगे, हम राइम्स भी सुनाएंगे, बट हम स्क्रीन टाइम नहीं दिखाएंगे। हम उनको स्क्रीन दिखा के खाना नहीं खिलाएंगे। एंड बिलीव मी, बच्चे खाते हैं। देखो बच्चों को जैसे गाइड करोगे वैसे गाइड होगे। अगर मैं भी स्क्रीन पेन ड्राइव में लगा दूं टीवी में, मेरे लिए बहुत ईजी है, कोई बच्चा रोएगा नहीं, बिल्कुल शांति और सब आराम से खाना खा रहे हैं। बट मेरा मोटिव वो नहीं है ना, मेरा मोटिव उनको 0% स्क्रीन टाइम करना है उन बच्चों का, जिसके लिए पेरेंट्स मेरे पास ला रहे हैं। तो इसलिए 0 हमारा इस साल का जो मोटिवेशन हुआ, जो हमने काम किया, एक्चुअल मोबाइल एडिक्शन पे किया बच्चों की। एंड उसका फीडबैक मुझे इतना अच्छा आया। 6 से 8 घंटे जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ सर्वे किया, 6 to 8 आवर्स हर एक बच्चे का मोबाइल टाइम था, 80% का। कुछ का, ये मैंने अपने स्कूल के पेरेंट्स पे सर्वे किया है, एंड कुछ ने लिखा मैम मोर देन 8 आवर्स। एंड आई वॉज शॉक्ड, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी देखेंगे, सब वीडियो में मोबाइल एडिक्शंस के हमने फिर कमर कसी, मैंने एंड मेरी टीम ने, कि भाई इसको तो 0 करना ही है। क्या होता है ना, मोबाइल की वजह से बच्चों की स्पीच डिले केसेस आ रहे हैं, ऑटिज्म बच्चों में बढ़ रहा है, अग्रेशन बच्चों में बढ़ रहा है। तो बेसिकली हमने जो काम किया इस साल मोबाइल एडिक्शन पे किया। हमने डेली स्टोरी सुनानी स्टार्ट की बच्चों को। अब बच्चों को क्या है, आप स्टोरी इनेक्ट कर रही है मोबाइल एडिक्शंस पे, आइज खराब हो रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। 2-3 डेज बाद बच्चे फिर स्टार्ट हो जाते हैं घर में। तो हमने साथ के साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया इस एक्टिविटीज में, कि आपको मुझे पर डे का बताना होगा कि आपका बच्चा कितना स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है। एंड लिटरली हमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि खाने के टाइम प्लीज आप बिल्कुल मोबाइल मत दिखाओ। थोड़ा खा रहा है बच्चा, आप उसको पजल गेम दो, क्ले दो, आप इन्वॉल्व हो, बातें करो, बट नो स्क्रीन टाइम। एंड कंचन जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 to 8 आवर्स वाले पेरेंट्स का कहना है कि मैम 2 आवर्स पे आ गया स्क्रीन टाइम, और ऐसे भी हैं जो 0% पे आ गए, नो स्क्रीन टाइम। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस साल की। मैम ये बहुत बड़ी बात है, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मोर देन 8 आवर्स बच्चों का स्क्रीन टाइम है। एंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान भी है, एंड कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है कि पेरेंट्स इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, नहीं जानते कि कैसे कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं कंचन जी, पेरेंट्स परेशान भी है, पर जिम्मेदार भी पेरेंट्स ही है ना। देखिए ये कोरोना में मैं मानती हूँ, कोरोना के बाद चीजें ज्यादा खराब हुई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया, सब घर में। अब पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना नीचे ले जाने के लिए बच्चों को, ना पार्क में ले जाने के लिए, ना कोई गैदरिंग। तो एक बहुत इजी टूल था मोबाइल। पेरेंट्स काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने मोबाइल बच्चे के हाथ में दे दिया। अब बच्चे को तो नहीं पता ना, उसको हैबिट पड़ गई। आई नो कि 1-1.5 साल बिल्कुल स्कूल बंद रहे, लेकिन आप यकीन मानो जब ओपन हुए, मेरे पास जो केसेस आए, स्पीच डिले, स्पीच ही नहीं है। 3 साल 3.5 साल के बच्चे और उनकी स्पीच ही नहीं है, उनका ग्रॉस मोटर डेवलप नहीं है। अगर आप एक बच्चे को बॉल दोगे तो 3 साल का बच्चा बड़ी बॉल आराम से कैच करेगा, वो नहीं कैच कर पा रहे थे। उसके बाद हमें लगा चीजें और खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ठीक है, कोरोना टाइम में ये किया आपने, लेकिन उसके बाद उसको बंद भी तो करना था। क्या होता है ना, पेरेंट्स आजकल अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, वर्किंग पेरेंट्स भी, और जो हाउस वाइफ्स है वो भी, जो घर में रहती हैं मदर। देखिए मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, जो उनको प्ले करना होता है बच्चों के साथ। लेकिन मोबाइल मम्मियों के लिए भी बहुत ईजी होता है कि मैम क्या करें, नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया। तो
कहीं ना कहीं मैंने पेरेंट्स को समझाया, उनकी काउंसलिंग की कि थोड़ा टाइम टफ होगा, मुश्किल होता है। देखो स्क्रीन टाइम एकदम से हटाना, बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा है प्ले स्कूल में बच्चों की अग्रेशन की मेडिसिन गोली दी जा रही है उन्हें। ओह, तो और मोबाइल है, सिर्फ एक ही कारण है उसका, मोबाइल। तो मैंने पेरेंट्स को समझाया कि थोड़ा करना पड़ेगा, आप इन्वॉल्व तो हो, थोड़ा टाइम दो। तो बेसिकली पेरेंट्स से क्वालिटी टाइम चाहिए होता है एक छोटे बच्चों को। जितना क्वालिटी टाइम वो अपने बच्चे को देंगे, वो ऑटोमेटिकली मोबाइल से दूर होगा। ट्रू मैम, ट्रू। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे आजकल मैं ऑलमोस्ट सभी प्ले स्कूल्स में देख रही हूँ स्क्रीन है, तो मुझे कोई शब्द हो रही हो देख के स्क्रीन कि है। आप मैं आपको बताऊं, अभी न्यू स्कूल्स खुल रहे, पेरेंट्स आए, मैम वहाँ तो स्मार्ट क्लास है, बहुत बड़ी स्क्रीन लग रही है, आपके यहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, स्मार्ट क्लास की जरूरत क्या है, मुझे एप्पल दिखाना है, तो मैं स्मार्ट क्लास पे क्यों दिखाऊं? मैं तो उसको प्रैक्टिकली एप्पल दिखाऊंगी ना, उससे एप्पल मंगवाऊंगी, उनकी फ्रूट चाट एक्टिविटी कराऊंगी, एप्पल में टीयरिंग पेस्टिंग कराऊंगी, तो मैं उस चीज को प्रैक्टिकली कराऊंगी, मैं क्यों उसको स्क्रीन पे एप्पल दिखाऊं? तो ये बात हो जाती है। एक्चुअल स्मार्ट क्लास की जरूरत नहीं है प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल में बच्चा सीखता है प्रैक्टिकल लर्निंग से। चाहे आप टॉयलेट ट्रेनिंग ले लो, हम स्टोरी सुनाते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग की, हम राइम हम प्रॉपर इनेक्ट करके दिखाते हैं बच्चों को एक टॉय लेके, तो बच्चों को समझ में आता है। जितनी भी मॉक ड्रिल्स होती है, आप फायर की ले लो, अर्थक्वेक की ले लो, टाइम टू टाइम हम करते हैं। बच्चे छोटे हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो समझते हैं कि फायर लगी है तो फायर पे क्या उनको इनेक्ट करना है, या अर्थक्वेक आ रहा है तो रन करके एकदम बिल्डिंग से बाहर जाना है। तो ये टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल्स हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होती है। और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ ये चीज़, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये बहुत ज़्यादा लगता है कि घर पे भी स्क्रीन, स्कूल में भी स्क्रीन, इतना डिपेंडेंट बनाया जा रहा है। एक्चुअली बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी। आजकल पेरेंट्स भी ना रील बनाने में बहुत इंटरेस्ट हो गए हैं। वो कंटेंट भी नहीं देखते कि क्या चूज कर रहे हैं, बच्चों के साथ अडल्ट कंटेंट की रील बना रहे हैं। अब हालांकि ये पेरेंट्स को बुरा लगता है, मैं उन्हें टोकती हूँ। अगर मैंने किसी के अपने स्कूल के पेरेंट्स के स्टेटस पे देख लिया और वो कंटेंट मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं उस पेरेंट्स को टोकूंगी। देखो मेरा काम है समझाना, मैं अपनी तरफ से तो ट्राई करूंगी ना पूरी। कल को पेरेंट्स ये ना कहे कि मैम स्कूल से पढ़ के निकला है, बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो बेसिकली जेली बेबी स्कूल का जो मोटिव है कि अगर बच्चा आ रहा है स्कूल में, हमारे एनरोल हुआ है, तो वो पूरा पॉलिश करके बाहर निकले, ताकि उसकी जो नींव है वो मजबूत हो। जब वो फॉर्मल स्कूल में जाए, तो चाहे वो राइटिंग हो चाहे ओरल हो, वो कहीं भी स्ट्रगल ना करे। मैम, जैसे आपने काफ़ी टाइम हो गया आपको टीचिंग में एंड ये स्कूल स्टार्ट करे हुए, तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरेबल स्टोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी? हाँ देखो, काफ़ी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं और मेरे सभी फेवरेट हैं, लेकिन एक दो स्टोरीज ऐसी मेमोरेबल होती है। मेरे पास दो थे, प्रणव एंड दो भाई थे। 2019 देन वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए उसके बाद। ठीक है, वहाँ पर उनका अच्छे से एडमिशन हो गया। वो पेरेंट्स आज भी मेरे टच में हैं। कोरोना टाइम में उनकी मम्मी का मैसेज आया मेरे पास कि मैम मैं ना आपके स्कूल के लिए डोनेशन देना चाहती हूँ कुछ। तो मैंने कहा नहीं, कोई नीड नहीं है मैम। तो उनका ये कहना था कि मैम आपने ना मेरे बच्चों के लिए बहुत किया है, इवन मैं उतना नहीं कर पाई एज ए मदर। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे की मिल्क बॉटल टूटी हुई है या मेरे बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, बिकॉज वर्किंग पेरेंट्स थे और वो बच्चे मेरे पास डे केयर में भी थे। मॉर्निंग टिल इवनिंग मोर देन 12 आवर्स वो बच्चे मेरे पास रहते थे। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत इमोशनल पल था कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद भी पेरेंट्स ने इतना सोचा मेरे बारे में। और कोरोना टाइम वेरी टफ टाइम, तो खैर जितने एम्प्लॉयज थे मेरे यहाँ, उन्होंने सबके अकाउंट में 2,000 ट्रांसफ़र किए। तो मतलब मैं उन पेरेंट्स को आज भी याद रखती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने टफ टाइम में भी याद रखा, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। बहुत रेयरली होते हैं, बहुत रेयरली होता है। देखो हम पढ़ाते हैं, हमारा काम पढ़ाना है। हम माइंड से सेटअप होते कि बच्चे की प्ले स्कूल की जर्नी वेरी शॉर्ट, 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल पढ़ लेते हैं, फिर हमें बच्चे फॉर्मल स्कूल में हैंड ओवर करने ही है। बट ये जो शॉर्ट जर्नी होती है ये बहुत मेमोरेबल हो जाती है।
पेरेंट्स एज वेल एज बच्चों के साथ, क्योंकि हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शंस। जैसे अभी हमारे यहाँ राखी मेकिंग हुआ मदर्स अच्छा। के लिए, हमने उनको पूरा इन्वॉल्व किया। दिवाली पे हमारा क्राफ्ट का हुआ था, तो हम मदर्स को भी, ताकि पेरेंट्स को भी ना एक चार्म रहे कि मैम फर्स्ट स्कूल होता है, देखो प्ले स्कूल किसी भी बच्चे के लिए फर्स्ट जर्नी होती है, तो पेरेंट्स उन मेमोरीज को संजो के रखते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन मेमोरीज को चेरिश बनाएं। स्कूल स्टार्ट किया इतना टाइम हो गया, तो ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए होंगे, तो आई वांट टू नो द स्टोरी। यस, ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आए हमारे कोरोना टाइम। उस टाइम तो खैर पूरे वर्ल्ड के लिए ही बड़ा टफ टाइम था, लेकिन स्पेशली प्ले स्कूल के लिए, एज वी आर डीलिंग वेरी स्मॉल किड्स, तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे कि ऑनलाइन क्लास भी कर पाते, बहुत छोटे थे। तो एकदम से सब कुछ बंद हो गया, स्कूल भी बंद हो गया, क्लासेस भी सब बंद हो गई। लेकिन आप यकीन मानेंगे कंचन जी, फिर भी हमने हिम्मत करके ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की। बहुत मुश्किल था 2 साल के बच्चों को ऑनलाइन बैठाना, पर स्टार्टिंग में 10% 20% बैठे, लेकिन 60-70% बच्चे हमने ऑनलाइन में पढ़ाए। और मतलब इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने भी अपना एफर्ट डाला। देखिए वो कहावत है ना, अंधों में काना राना, तो कुछ ना से तो कुछ ही सही, एटलीस्ट 100% नहीं बैठ पा रहे हैं तो 70-80% ही सही। वो क्या है ना, बच्चों का एक रिदम अपनी टीचर के साथ बना रहता है। हमने ट्राई किया उसको ऑनलाइन लेने का, और कहीं ना कहीं हम सक्सेस भी हुए, क्योंकि किसी भी प्ले स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई थी, फॉर्मल स्कूल्स ने लगाई थी, बट वी आर द वन कि हमने प्ले स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की और उसको अच्छे से किया। वो टाइम रियली वेरी टफ टाइम था, पूरा 1 ईयर सच में बहुत टफ टाइम था। मैम, जब आपने स्कूल ये जर्नी स्टार्ट की इन टीचिंग एंड आफ्टर स्कूल, एंड उसके बाद जब आज आप एक को फाउंडर एंड अ प्रिंसिपल हो, तो आपका विजन क्या है तब से लेके अब कैसे इवॉल्व हुआ है आपका विजन? देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना नहीं सोचा था। एज ए टीचर स्टार्ट किया था, सोचा था प्ले स्कूल है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। धीरे धीरे उनसे एक अटैचमेंट हुआ, और अभी कुछ टाइम से आप देखो कोरोना के बाद से जो ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आए हैं, स्पीच डिले, माइल्ड ऑटिज्म, ये जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा इशू है, अग्रेशन का इशू। तो वहाँ से मैंने अपना विज़न क्लियर किया कि बच्चों को पढ़ाना तो है ही, हमें देखिए पूरा पॉलिश करके बच्चों को फॉर्मल स्कूल में भेजना है। लेकिन वहाँ से मुझे एक विज़न ये भी रेडी हुआ कि अगर मैं 10 में से 5 बच्चों पे भी ऑनेस्टली वर्क कर पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब स्पीच डिले के बच्चे आते हैं, बहुत बुरा लगता है कि बच्चों को भूख लग रही है, प्यास लगी है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, बट स्पीच ना होने की वजह से वो उस चीज़ को कह नहीं पाते, तो वो थ्रू गेस्चर उसको बताते हैं। थ्रू गेस्चर ऑब्वियसली अग्रेशन आएगा, चीज़ें थोड़ेंगे, क्रैंकी होंगे, तो उस चीज़ को समझना और उस पर काम करना ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो मेरे विज़न में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे स्पीच डिले के और माइल्ड ऑटिज्म के बच्चों पे काम करना है। ओके, तो मैम कैसे आप हेल्प कर रहे हो उन बच्चों को? देखिए, उन बच्चों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और ठीक है वो बच्चे आते हैं हमारे पास, बट उनको एक सेपरेट टीचर देकर उन पे इंडिविजुअली काम करना वो बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी सुमन मैम बहुत हेल्प करती है। आप यकीन मानो 70 से 80% हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर, प्रिंसिपल, उनके थेरेपिस्ट एज वेल एज पेरेंट्स, सभी का मेन रोल होता है। सभी मिलके काम करते हैं तभी बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है। सुमन मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एंड मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली है उनके यहाँ। मैं ऑब्जर्व करती हूँ ऐसे बच्चों को, क्योंकि मैं भी क्यूरियस थी जानने के लिए कैसे काम होता है। एंड नो डाउट बहुत एफर्ट्स का काम है, एक प्ले स्कूल के टीचर्स के लिए भी, चाहे थेरेपिस्ट है उनके लिए भी। सारा खेल पेशेंस का है। बच्चे को नहीं सही गलत नहीं पता है, समटाइम्स वो आप पे हाथ भी उठा देगा, लेकिन हमें फिर भी पेशेंस ही रखना है, बिकॉज उसको नहीं पता है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। तो हमें पेशेंसली ही इन बच्चों पे वर्क करना है। मैम, अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट वे क्या है प्री स्कूल के बच्चों को, प्री प्राइमरी बच्चों को हैंडल करने का विद केयर एंड डिसिप्लिन? देखिए,
शेयरिंग, केयरिंग। एक टीचर जो प्ले स्कूल की टीचर होती है शुड बी लविंग, केयरिंग एंड हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस। जब भी मेरे पास कोई भी टीचर बायोडाटा के लिए आती है, बायोडाटा लेके आती है जॉब के लिए, मैं ना ये देखती हूँ कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मुझे ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, मुझे बीएड एंटिटी भी नहीं चाहिए, बट शी शुड बी लविंग, केयरिंग एंड पेशेंस। क्योंकि देखिए सारा खेल पेशेंस का है। मेरे बच्चों को जो बहुत प्यार करे, उनकी अच्छे से केयर करे और उन्हें पेशेंसली हैंडल करे, जिसमें ये 3 क्वालिटीज होंगी, वो ही एक्चुअली प्ले स्कूल टीचर बन सकती है। ओके। तो जैसे आप टीचर्स हायर करते हैं एंड उनको किस तरीके से उनको इनरोल करते समय आप उनको किस तरीके से देखते हैं कि पेशेंस है या नहीं है? देखिए हर क्लास में ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों की सीटिंग है, बहुत छोटे बच्चे हैं या सारे बच्चे बहुत सीधे हैं, कमांड फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ के साथ तो आपको ज्यादा पेशेंस दिखाना होगा। तो ऑब्वियसली हम 1-2 दिन डेमो लेते हैं, मैं ही लेती हूँ, मैं बैठ के मुझे पता चल जाता है इस टीचर में पेशेंस है या कौन टीचर लविंग है। जब ये 2 चीज मैं नोटिस करूंगी तभी मैं उसको जॉब दूंगी। ओके। एंड जैसे टीचर्स को भी ऑफ कोर्स ये वो भी इस लाइन में है, चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, आपको कोई ना कोई इशू होता ही होता है ज़रूर। तो आप उनको कैसे हेल्प करते हैं? देखिए टाइम टू टाइम हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग होती है, एज दिस इज फ्रेंचाइजी स्कूल, वो बहुत ज़रूरी है। टीचर्स ट्रेनिंग ना केवल कॉन्सेप्ट वाइज होती है बल्कि बिहेवियर वाइज, कि हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है। देखिए सब बच्चे एक से नहीं होते, ना ही सब बच्चों पे सेम पैटर्न लगेगा, हर बच्चे को समझ के उसको वैसे ही डील करना होता है। तो ये टाइम टू टाइम हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग सेशन होता है। ओके। जैसे मैम अभी आपने बात करी कि हर बच्चा अलग होता है एंड अभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है कि हर बच्चा अलग होता है, उसका कुछ भी काम करने की उसकी अपनी अलग कैपेसिटी होती है। तो आजकल काफ़ी चल रहा है कि स्कूल्स को इन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप हर बच्चे को सिर्फ एक एग्ज़ाम के तौर पे नहीं कर सकते। एंड वो स्कूल्स भी आजकल वो पुराने वाला पैटर्न लेके चल रहे हैं। जो स्कूल्स, ऐसा नहीं है सभी स्कूल्स, जो भी स्कूल्स लेके चल रहे हैं वो पुराना पैटर्न, सिर्फ उनको याद कराना है, सिलेबस एंड टेस्ट एंड एग्जाम्स। उनके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है स्कूलों को, स्पेशली प्ले स्कूलों को। क्या बोलते हैं, इतनी फीस लेते हैं, क्या करवाते हैं, मटर छिलवाते हैं, रनिंग करवा रहे हैं, वो तो बच्चे घर पे भी कर लेते हैं। अगर बच्चे ये सब चीज घर पे कर पा रहे हैं तो प्ले स्कूल की क्या नीड है। देखिए प्ले स्कूल मीन्स प्ले, टोटल प्ले। पेरेंट्स को पहले ये समझना होगा कि आप एनरोल करा के प्ले स्कूल में एकदम से राइटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए 5 स्किल्स होती है, हमें उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप करनी है जिसमें उसकी बिगर मस्कुलर डेवलप होगी, हमें फाइन मोटर पे भी वर्क करना है जिसपे स्मॉल मसल्स डेवलप होंगी, हमें कॉग्निटिव स्किल्स पे वर्क करना है जिसमें उसके हाइज, हैंड एंड ब्रेन वर्क टुगेदर, हमें उसके लैंग्वेज पार्ट पे वर्क करना है ताकि जितना वोकैबुलरी इंप्रूव होगी ही और शी कैन मेक सेंटेंसेस, और हमें उसके सोशल पार्ट पे वर्क करना है ताकि बच्चा ग्रुप एक्टिविटी कंफर्टेबली कर सके। बट पेरेंट्स को क्या लगता है, मैम राइटिंग नहीं आ रहा, राइटिंग आ जाएगा, तभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1 ईयर एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाया है। अर्लियर आपने देखा होगा 3+ बच्चा नर्सरी में एंड 5+ क्लास 1 में, बट नाउ इट इज 6+ क्लास 1 में। द रीजन कि पेरेंट्स राइटिंग के पीछे नहीं भागे, बच्चों का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये सभी को समझने की जरूरत है कि प्ले स्कूल इन सभी फील्ड में बच्चे के वर्क करता है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना, बच्चों की बिहेवियर थेरेपी करना, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना, एक्चुअल ये रूट कॉज है किसी भी चीज का। अगर ये सब चीज सीक्वेंस वाइज अच्छे से होंगी तो राइटिंग तो आ ही जाएगी। बिल्कुल। जैसे आपने अभी राइटिंग की बात करी कि पेरेंट्स फोकस करते हैं, तो आई हैव सीन इन स्कूल्स कि क्या है, स्कूल्स में स्टार्टिंग में ही जब बच्चा नर्सरी में आता है वो बच्चा प्ले नहीं करके आया, लेकिन वो नर्सरी में आया उसके बाद उसको सीधा राइटिंग के लिए पुश किया जाता है।
मैम मुझे एक्चुअल में जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे पहली बात ये बहुत इलॉजिकल लगा कि अगर बच्चा प्ले नहीं करके आ रहा है, सीधा नर्सरी में आ रहा है, तो उसे बुक्स एंड नोटबुक्स देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर उसको प्रेशर किया जाता है। इवन आई हैव सीन कि अगर बच्चा लिख नहीं रहा है ढंग से तो उसको चाटा मारा एंड बोला अब ये कर लेगा काम। तो ये सब चीज़ें भी मैंने नोटिस करी हैं एंड मेरे लिए वो बहुत ही बुरा एक एक्सपीरियंस था कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों बिहेव करा जा रहा है। देखिए, ये वहाँ होता है जहाँ पेरेंट्स प्ले स्कूल को इम्पोर्टेंस ना देके डायरेक्ट बच्चे का फॉर्मल में एडमिशन करा देते हैं। देखिए, प्ले स्कूल हर छोटे बच्चे का हक है। प्ले मतलब प्ले। मैं सीरियसली अगेंस्ट उस पॉलिसी के कि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं 3+ से छोटा बच्चा हम प्ले स्कूल में नहीं डालेंगे और हम 3+ डायरेक्ट फॉर्मल में डालेंगे। देखिए, जब भी बच्चा नर्सरी क्लास में आता है, नर्सरी क्लास टोटल राइटिंग पार्ट्स, टेक्निकल पार्ट्स है, सिंगल डॉट्स पे बच्चे को राइटिंग करनी है, बट व्हाट अबाउट देयर स्किल्स, वो तो एक प्ले स्कूल ही डेवलप करेगा ना। अब नर्सरी क्लास के टीचर का प्रेशर है राइटिंग कराना, वो ये नहीं देखेगी कि बच्चे की फाइन या ग्रॉस मोटर डेवलप है या नहीं। अगर बच्चे की फाइन मोटर डेवलप नहीं है, वो पेंसिल ही नहीं होल्ड कर पाएगा, देन हाथ पकड़ के करा दो वर्क, इसमें कोई मतलब नहीं है, बच्चे की कोई स्किल्स डेवलप नहीं हुई। तो प्ले स्कूल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की जर्नी में। आप ऑनेस्टली 2 से 3 साल एक प्ले स्कूल को दीजिए, उसके बाद फॉर्मल में उसे टेबल चेयर पे बैठ के राइटिंग करनी ही है। नर्सरी टू 12th उसे ये सब करना ही है, बट ऑनेस्टली एटलीस्ट 2 years तो प्ले स्कूल को देना चाहिए ताकि उसकी बच्चे की प्रॉपर नींव मजबूत हो। मैम ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगी इस चीज़ को हुआ है, लेकिन जब हमारे यहाँ मैंने सुना कि प्ले स्कूल का आ रहा है, प्ले स्कूल्स होते हैं, क्योंकि हर जगह तुरंत बात नहीं पहुँचती है। तो जब हम जैसे एरिया में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें हुई, स्कूल्स ओपन हुए प्ले स्कूल, तो और मैं भी छोटी थी उस टाइम पे, तो मैंने तब से लेके अब तक है सुनती आ रही हूँ ये चीज़ें कि प्ले स्कूल पता नहीं क्या फालतू की चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। एग्जैक्टली और आजकल सोशल मीडिया इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। देखिए, सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। आप देखेंगे कुछ रील चल रही है, प्ले स्कूल में बच्चों को हिट किया, डे केयर में हिट किया, मेड ने, टीचर ने, वो शॉर्ट रील तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। नेचुरल है, पेरेंट्स की मन में डाउट आएगा ही। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैम कोई मारता तो नहीं है आपके यहाँ? कोई मारता तो नहीं? देखिए, एडमिशन टाइम मेरा काम पेरेंट्स को श्योर कराना है कि मेरे यहाँ हिटिंग बीटिंग तो दूर, स्कोल्डिंग भी अलाउड नहीं है और पर्सनली आई फील नहीं होनी चाहिए। बच्चों को आप प्यार से समझाओगे वो समझते हैं, आप अपनी बात रखो तो सही। देखिए, बच्चे छोटे हैं, वो हिट कर रहा है किसी को, टीचर ने कहा नो नहीं ऐसा नहीं करना, तो ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक बार बोल दिया तो वो समझ जाएगा, हमें रिपीटेडली उस काम को करना है। बच्चे ने 10 से 8 बार हिटिंग, 6 बार हिटिंग, वो 0 बार पहुंचती है, बट उस पर कॉन्टिन्यूसली हमें वर्क करना होता है। तो मेरे को भी लगा था कि पता नहीं क्या होता है, प्ले स्कूल सब ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब मैं खुद इस फील्ड में आई एंड मैंने देखा कि कितना इम्पोर्टेंस है प्ले स्कूल का, तब आई गॉट टू नो कि नहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मेरी भी मैम यही राय होती है पेरेंट्स को कि आप डायरेक्ट एडमिशन मत कराओ, आप पहले प्ले में कराओ, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि इट्स टाइम वेस्ट एंड मनी वेस्ट। बट पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए ना, फॉर्मल स्कूल्स आपसे क्या फीस ले रहे हैं, और वो भी सिर्फ राइटिंग की। हम तो आपको कम बजट में ज्यादा चीजें दे रहे हैं। आई एम जस्ट जोकिंग, बट ऑनेस्टली प्ले स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टॉडलर्स की लाइफ। एंड मैम एक्चुअली क्या है ना कि अभी भी एक सेगमेंट है ऐसा जहाँ पे एक्टिविटीज कराना, एक्टिविटीज में पार्ट लेना, ये टाइम वेस्ट चीजें मानी जाती हैं। दे थिंक दैट कि बस लिखवाओ, याद कराओ, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, हमें आप ये फालतू चीजें करा रहे हो उनसे मतलब नहीं है। तो उन पेरेंट्स की सोच को थोड़ा चेंज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू आर राइट। देखो, सब तरह के पेरेंट्स आते हैं। कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि मैम एक्टिविटीज कराओ, हमें प्रेशराइज नहीं करना बच्चों को राइटिंग के लिए, आप आराम से स्लोली चलो।
बट कुछ पेरेंट्स का होता है मैम होमवर्क नहीं है आपके यहाँ प्री नर्सरी में, राइटिंग नहीं होती, तो उन्हें समझाना पड़ता है। सब तरह के पेरेंट्स होते हैं, आपको हर एक पेरेंट्स को अलग बैठ के उनके क्वेश्चंस, उनकी इंक्वायरी को सॉल्व करना होगा। जो पेरेंट्स राइटिंग के लिए प्रेशराइज करते हैं, ऑनेस्टली मेरे यहाँ प्री नर्सरी में राइटिंग नहीं है, ओनली लास्ट 6 मंथ्स हम पैटर्न राइटिंग कराते, ट्रेसिंग, ताकि बच्चा जब नर्सरी में सिंगल डॉट पे आए तो प्रॉब्लम नहीं हो। बट नो होमवर्क कॉन्सेप्ट, क्या होमवर्क देना प्री नर्सरी के बच्चों को, बट होमवर्क मिलता है उनको एक्टिविटीज। सपोज आज मैंने ग्रॉस मोटर स्किल्स की कोई एक्टिविटी कराई, तो मैं पेरेंट के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखूंगी और वो वीडियो पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगी, ताकि वो सेम घर पे उसको फॉलो करें। देखिए, एक बच्चे के इम्प्रूवमेंट में स्कूल का जितना, प्ले स्कूल का जितना इंपॉर्टेंट रोल है, उतना ही उसके पेरेंट्स का है। तो हमें टाइम टू टाइम पेरेंट्स को अकॉर्डिंगली गाइड करना होता है। ओके मैम, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। क्या है, मैंने भी देखा है नर्सरी में होमवर्क दे दिया। इवन नर्सरी में क्या बोलूँ मैम, 5th-6th के बच्चों को ऐसा होमवर्क मिलता है कि इतना होमवर्क मिल जाता है कि पेरेंट्स परेशान हैं एंड पेरेंट्स लिखते हैं बैठ के। इवन मेरे साथ जब मैं छोटी थी एंड मुझे खुद इतना होमवर्क मिलता था कि हम लोगों की उंगलियां दर्द करने लगती थी, फिर हम रोते थे, तो एट द एंड हमारे पेरेंट्स ही काम करते थे हमारे। देखिए, जो प्रोजेक्ट वर्क समर हॉलीडेज में मिलते हैं, बताइए वो कितना बच्चे बनाते हैं और कितना पेरेंट। आप सोशल मीडिया पे ऐड देख लेंगे, बच्चे के प्रोजेक्ट वर्क कोई टीचर अवेलेबल है क्या, वी वांट टू पे, हम उसको अच्छा खासा पे कर देंगे और मॉडल रेडी कर लेंगे। क्या मतलब है ऐसे होमवर्क का? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ ये कंसेप्ट अच्छा है। हाँ। मैंने क्या इतना खैर एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैंने हर स्कूल एक्सपीरियंस किया है फिलहाल, लेकिन जितने भी स्कूल अभी तक एक्सपीरियंस करे हैं, जितने भी बच्चे देखे हैं, तो उनके यहाँ किसी के यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। एज पर योर एक्सपीरियंस, आपने कौन कौन से स्ट्रगल्स फेस किए हैं बच्चों के साथ, एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स को, जो भी टीचर्स हैं, न्यू हैं, आ रहे हैं या वर्किंग है, उनको किस तरीके से डील करना चाहिए? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बच्चों के साथ कोई स्ट्रगल नहीं आता। मैं रेडी हूँ बच्चों के साथ काम करने के लिए, और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं 2-3 दिन में समझ जाती हूँ मुझे इस बच्चे पे कैसे वर्क करना है या इसके साथ मेरे क्या चैलेंज आएंगे। मुझे जो स्ट्रगल फेस होता है वो होता है पेरेंट्स के साथ। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स बहुत स्टक हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो उनको समझाना वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स सच में समझने के लिए रेडी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल से निकल रहा है स्टेयरकेस पे, अब अगस्त सितंबर का मंथ है, स्वेटिंग हो रही है, उसकी चिक रेड है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? चिक रेड है, मारा किसी ने, टीचर ने मारा, भले ही नहीं मारा और मारती भी नहीं, बट क्या है, बच्चे के माइंड में उन्होंने वो मारा वर्ड ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट डे, थर्ड डे वो स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स उसके माइंड में क्या सेटअप हुआ कि टीचर तो मारती है, तो मैं तुरंत कॉल करके पेरेंट्स को कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो ये चीज हो जाती है। तो मुझे जो ज्यादा स्ट्रगल फेस होता है वो पेरेंट्स के ऊपर होता है। अलग अलग पेरेंट्स के साथ अलग अलग इंक्वायरीज होती है, तो उनको मुझे सेपरेटली ऑफिस में बैठ के समझाना पड़ता है। बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बिलीव करो, अभी एक न्यू एडमिशन हमारे यहाँ सितंबर मंथ्स में हुआ। उनकी मम्मी का क्या था कि छुट्टी टाइम निकल के बराबर में शॉप से वो किंडर जॉय बच्चे को दिलाती। एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन मैंने मम्मी को बैठाया कि मैम आप किंडर जॉय क्यों दिलवाती हो, हमारे यहाँ तो जंक फूड बिल्कुल अलाउड नहीं है, हम बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं और आप किंडर जॉय दिला रहे हो, तो हमारी तो सारी मेहनत पे पानी। तो उन मम्मी का कहना था मैम ये किंडर जॉय के बिना जाएगा ही नहीं। मैंने कहा विद इन 1 वीक छुड़वा दूंगी, बट आपको मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। आज वो बच्चे यहाँ से सीधा घर जाता है, कोई किंडर जॉय नहीं। तो पेरेंट्स बहुत स्टक थे, उनकी मदर, मैम नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा छोड़ेगा, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। हम बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे, आपको सेम घर पे फॉलो करना है। और विद इन 1 वीक कंचन जी वो बच्चा अब सीधे स्कूल से घर जाता है, कोई किंडर जॉय नहीं। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों को तो समझाना पड़ता है, आप जैसा उन्हें ट्रीट करोगे वो वैसे ही सीखेंगे। मैम, आपने बोला जंक फूड के लिए, तो जंक फूड बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड भी एंड जंक भी, और कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करेक्ट। क्योंकि उससे एडिक्शन होता है, फिर उनको बार बार चाहिए। जैसे अभी आपने बोला उसको हर बच्चे को हर बार चाहिए था, तो उसमें आप कैसे डील कर रहे हो?
फर्स्ट हमारा मोबाइल एडिक्शन था, और इस वक्त दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड्स। सबसे पहले हमने बर्थडेज पकड़े बच्चों के। पेरेंट्स इतने बड़े बड़े केक हैम्पर बना बना के भेजे, फुल ऑफ जंक फूड, उसमें चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, क्रीम वाले बिस्किट, सब हमने सब बंद कराया। आप फ्रूट्स भेजिए, मेरे यहाँ केक अलाउड नहीं है बर्थडे पे। हेल्दी फ्रूट्स भेजिए, मैं फ्रूट्स की कट करके फ्रूट चाट खिलाऊंगी ना, एंड बिलीव मी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, बच्चे का बर्थडे, आप कैंडी भेजिए, कैंडी के पैकेट भेजिए, आप स्टेशनरी, कलरिंग बुक ये दीजिए ना जो बच्चों के काम भी आए। नेसेसरी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, जूसेस के पैकेट, इवन मैं तो टेट्रा पैक जूस के भी सब खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सब हमारी हेल्थ खराब कर रहे हैं। और हेल्थ इज वेल्थ, अगर बच्चों की हेल्थ पे अभी से ध्यान देंगे तो हेल्दी, उसमें ही एक कंप्लीटली अच्छा ब्रेन होगा, हेल्दी ब्रेन जिसे हम कहते हैं। बट अभी से अगर उनकी जंक फूड की हैबिट्स हो जाएगी तो उनकी हेल्थ को बहुत खराब करेगी। बिल्कुल, जैसे आपने टेट्रा पैक जूसेस के एक्चुअल में वो बस फ्रूट्स बाहर दिखाने के लिए होता है, इट्स फुल ऑफ केमिकल एंड शुगर्स। तो एंड मैम आपने स्क्रीन एडिक्शन का बताया, उसके बारे में कुछ बताइए। स्क्रीन एडिक्शन कंचन जी, अभी मैंने अपने यहाँ एक सर्वे करवाया कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना है, एंड आप यकीन मानो 6 to 8 आवर्स भी बच्चों का स्क्रीन टाइम है। एंड आई वॉज शॉक्ड। वो दिख रहा था कि बच्चों की आईज ऐसे ब्लिंक हो रही थी, या थोड़ा एब्सेंट माइंडेड, क्लास में है पर उनका माइंड नहीं है, या वो नीचे ऐसे देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है गेमिंग ज्यादा हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने फिर, मेरी और मेरी टीम ने क्या वर्क किया, हमने स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का कम करने का सोचा। लॉट्स ऑफ स्टोरी सेशन, काउंसलिंग सेशन, राइम सेशन हमने कंडक्ट किए, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। और पेरेंट्स को हमने सख्त हिदायत दी कि स्क्रीन टाइम नहीं होगा, स्पेशली ड्यूरिंग ईटिंग टाइम। जो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ईटिंग टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया और वो खाना खा रहा है। मेरे लिए भी बहुत इजी है, मैं यहाँ पे टीवी में पेन ड्राइव में राइम्स लगा दूं, सब बच्चे शांति से खाना खाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। बट देखिए वो मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है उनका स्क्रीन टाइम 0 करना। आप इसके वीडियोस भी देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टा पे है। हमने इस पे लिटरली बहुत ईमानदारी से काम किया और रिजल्ट निकल के आया। 6 to 8 वाला बच्चा 2 to 4 आवर्स पे आया, 0 to 2 पे आया। और आप यकीन मानो कई पेरेंट्स के फीडबैक मेरे पास आए कि मैम ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है कि बच्चे ने मोबाइल खुद ही देखना बंद कर दिया है। तो इससे अच्छी बात क्या है। तो मैम जैसे राइम वगैरह से आप बच्चों को समझाते हो, राइम एंड स्टोरी से, एंड दे गॉट इम्पैक्ट, क्योंकि टीचर जो बोल रही है वो सही वही है ना, जो टीचर, अब टीचर इनेक्ट कर रही है, आईज पे उसने ड्रेसिंग कर ली कि आईज खराब हो जाएंगी, तो बच्चे घर जाके बता रहे हैं कि मामा मोबाइल नहीं देखना, आईज खराब हो जाएंगी, आज हमारी मैम की आंख पे पट्टी बंधी हुई थी। इट मीन बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन पावर बच्चों की अच्छी है। आप जैसा दिखाओगे आप वो वैसा देखेंगे। तो इस जगह दोनों को वर्क करना होता है, ये खाली प्ले स्कूल के काम करने से नहीं होगा, इसमें पेरेंट्स को भी वर्क करना होगा। एंड पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो एट द एंड आपके ही हैं। देखिए हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स हैं सर्वे में जिन्होंने ये बोला कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 है। सबसे पहले तो हमने उनके लिए क्लैप कराया और उनसे वीडियोस मंगाए उनके डेली शेड्यूल के, कि वो अपने बच्चे को मॉर्निंग से टिल नाइट तक क्या क्या कराते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम 0 है। उन्होंने पूरा हमारे साथ शेयर किया, हमने वो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर किया। ये पेरेंट्स भी तो कर रहे हैं ना, इनके बच्चों का टाइम भी तो 0 है। तो टाइम टू टाइम गाइड करते रहो तो इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। ये होता है। पेरेंट्स, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं मैम, फॉर देम इट्स आल्सो द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और उन्होंने इस सेगमेंट में पढ़ाई नहीं की है। एंड जैसे टीचर्स हो गए, स्कूल प्रिंसिपल्स हो गए, वो एक्सपर्ट है इन चीजों में। तो वो जैसे आप समझाते हो, उन्हें कोऑपरेट करते हो, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। एंड वो थोड़ा डील करने में भी, क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने पेरेंट्स से बात करी तो ऐसा लगता है कि उनके पास गाइडेंस ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट अगर वो वर्किंग भी है, मदर फादर दोनों वर्किंग है, बट वो एक अलग सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट टीचर्स
और इसको हाँ देखिए, कई पेरेंट बोल दे कि मैम हमारा तो पहला बच्चा है तो आप हमें गाइड करते रहिए, कहते दो। मैं कहा डोंट वरी, आई हैव 10,000 तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी। ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स सब तरीके के होते हैं, कुछ स्टबर्न भी है तो कुछ की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे है जो सीरियसली मुझसे बात करते हैं। तो मैम स्टबर्न जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं? मैंने बताया ना, स्टबर्न पेरेंट्स के साथ वाकई हमें एक चैलेंज आता है फेस करने में, उनको बार बार बुला के समझाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, शायद वो अभी तक अपनी कंफर्ट जोन में है। उनका उनके कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है, क्योंकि देखिए स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का 4 आवर्स है और आप वो 1 या 2 दिन में नहीं होगा 0, उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। बच्चे को खाना खिलाना है, अगर स्क्रीन नहीं दिखाएंगे तो उनको और चीज करनी होगी ना, बच्चे को और चीज में इन्वॉल्व करना होगा, तो वहां पे थोड़ा सा उन पे प्रेशर आएगा, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ना। बिल्कुल मैम, जैसा अभी हम पेरेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप कैसे, पेरेंट्स जब आते होंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी कुछ ना कुछ, तो उनको पूरा करने से लेके उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कैसे करते हो? देखो, पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए जो भी पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चे को एनरोल कराने के लिए इंक्वायरीज के लिए आते हैं तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि एक प्ले स्कूल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वो रिवर्ट में जो बोलते हैं उसी से मैं जज कर लेती हूँ कि मुझे इस पेरेंट्स पे काम करना है, भाई ये यहाँ पर स्टबर्न है। सेकेंडली, काम करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 20 इयर्स हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग उसके बच्चे देखे हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उनको डील करते हैं। मैम ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि ये बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा, कंपेयरिंग ऑलवेज, तो उनके लिए क्या आप कैसे उनके साथ मैनेज करते हो? कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए बच्चों का, कंपैरिजन इज नॉट गुड। देखिए, पेरेंट्स रिलेटिव्स के बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं, इवन सिबलिंग्स होंगे तो भी कंपैरिजन करेंगे, क्लास के बच्चे होंगे, नेबर्स के बच्चे होंगे, फ्रेंड्स होंगे तो भी कंपैरिजन करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक ट्री है उस पे लीव्स है, क्या सभी का साइज सेम है, सभी का कलर सेम है? नहीं। इवन हमारे हैंड में भी सब फिंगर्स की हाइट अलग है, उनकी शेप्स अलग हैं, तो अकॉर्डिंगली हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी अपनी यूनिकनेस है, केवल हमें उसे समझना है। हमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। टाइम सब बच्चों को आता है। पॉपकॉर्न, आपने पॉपकॉर्न देखा होगा, हम उसको कुकर में डालते हैं, सभी एक साथ नहीं फटते, आगे पीछे सभी का टाइम आता है। दैट्स बच्चों के साथ भी वही है। आप उन पे वर्क करिए, होता है कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बहुत कुछ टाइम लेते हैं, पर टाइम तो सभी का आता है ना। कंपैरिजन नहीं करो। कंपैरिजन करने से क्या होता है, आप बच्चे को डिमोटिव कर रहे हो। आप चलो वो तो बच्चे हैं, आप और मैं तो बड़े हो, अगर हमें किसी के साथ कंपैरिज किया जाए कितना बुरा लगता है। तो जिस पेरेंट्स की ये हैबिट होती है ना, मैं उनको बोलती हूँ मैम उसकी मम्मी ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छे से अपने बच्चे पे ध्यान देती है। बुरा लगेगा नहीं लगेगा उनको? तो कंपैरिजन सभी को बुरा लगता है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। बिल्कुल मैम, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस की जो बच्चे स्कूल में थे, स्कूल टाइम में अच्छे नहीं थे पढ़ने में, एंड उसके बाद वो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं आज लाइफ में, एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल टाइम में बहुत अच्छे थे, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इट्स टाइम, इट्स राइट। ऐसे भी बच्चे थे मेरे पास जो बहुत अग्रेसिव, बहुत शैतान थे, आज वो MRI मानव रचना में 8-9 क्लास में और टॉपर। तो मतलब आप देखो कितना चेंजेस आया, एवरी ईयर चेंजेस आए, चेंज आते हैं, सबके एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चा भी हर चीज़ एक्सपीरियंस करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैम मुझे ये लगता है कि अपने यहाँ इंडियन पेरेंट्स का कंसेप्ट है वो उंगली पकड़ के चलाने वाला, बहुत ज़्यादा। स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए, बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल करने दो, वो इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे। आप हर चीज उसे स्पून फीडिंग की आदत डाल दोगे तो वो वैसे ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेल्फ ईटिंग हम सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूल में, मैम मैसी कर देता है घर पे, हम तो अपने आप खिलाएंगे।
अरे उसका सेपरेट टेबल चेयर लगाओ। तो मैं पेरेंट्स से बोलती हूँ बिप लगा के आप बच्चों को बैठाओ, आराम से वो सीखेंगे। मैसी करेंगे तो क्लीन भी तो होगा ना। जब तक मैसी नहीं होगा वो सीख नहीं पाएंगे। कहते हैं ना बड़ों के लिए अगर ड्राइविंग सीखनी है टू व्हीलर, जब तक गिरेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। सेम वो बच्चों के साथ है, मैसी होने दो बट बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, उन्हें स्पून फीडिंग की हैबिट मत डालिए। हाँ मैम, जैसे आई हैव सीन अ वीडियो जिसमें दिखा रहे थे पेरेंट्स कि बच्चा, और मैंने रियल में बच्चे को कहते देखा कि वो खाना होता है तो खाने को ऐसे ऐसे ऐसे, एंड पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ गंदा कर दिया हटाओ, इसको ऐसे नहीं खाना, मैं खिलाऊंगी ये। देन उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था बहुत अच्छे से कि वो बच्चा टेक्सचर पता कर रहा है, उसकी मोटर स्किल्स अच्छी हो रही है एक्चुअल। लेकिन पेरेंट्स आर लाइक बच्चा ऐसे कर रहा है तो वो टेक्सचर देख रहा है वो कैसा है खाने में, उसे फील करने दो, उसके सेंसरीज डेवलप होंगे। तो नहीं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं ये गंदा कर रहा है, मैसी कर रहा है, उनका काम बढ़ जाएगा ना, उनको फिर बाद में क्लीन करना पड़ेगा। बट इसके वो ये नहीं देख रहे कि लॉस कितने हैं। बाद में जाके फिर जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा उन्हें तब ये प्रॉब्लम करेगा कि बच्चा मैम अपने आप खा ही नहीं पा रहा है। कैसे खाएगा, आपने हैबिट ही नहीं डाली है। तो बच्चे को इंडिपेंडेंट हमें शुरू से बनवाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आप डस्टिंग दो, अपने टॉयज वॉश कराओ। मेरे एक्टिविटीज होती है मंथ में 1 डे चूज कर लेते हैं, उस दिन हमारी क्लीनिंग ड्राइव होती है। सारे टॉयज बच्चे वॉश करेंगे। हम पूरा सफाई से कराते हैं। हम एक कार्टन में वाटर रखते हैं, फिर इसमें ड्राई होने बच्चे उसको पोंछ रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तो बच्चों को पता है टॉयज है, आप क्लैप करके कहो क्लीन अप टाइम, सब क्लीन करके सेट करके वो पूरा कबर्ड में लगा देते हैं। इट मीन्स उन्हें पता है प्ले करना है, लेकिन प्ले करने के बाद उसको ठीक से लगाना भी है। जैसे अभी आपने क्लीनिंग वाला कंसेप्ट, तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया, वो है जापान एंड चाइना के स्कूल्स। यही होता है वहाँ मैम वहाँ पे तो क्लीनिंग के लिए स्टाफ ही नहीं होता है। हाँ? सारे टीचर्स एंड बच्चे मिलके पूरा स्कूल साफ करते हैं। अपनी इवन दो लंच भी वो खुद सर्व करते हैं। हाँ? क्योंकि उनके यहाँ लंच पूरा स्कूल की तरफ से मिलता है। बिल्कुल, बच्चे सारा काम बच्चे करते हैं उनके यहाँ। तो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा कौन मेडल ले जाता है? तो यही है ना। तो कहने की बात ये है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ। हाँ। और शुरू से ही बनाओ। देखिए गलत चीज सीखने के बाद उसको रिमूव करके अच्छी चीज सिखाना लिटिल डिफिकल्ट। बेटर है कि आप शुरू से ही अच्छी चीज सिखाओ ताकि आपको कुछ भी रिमूव ना करना पड़े। एक्चुअली में मैम हमारे इंडिया में ना एक कंसेप्ट चला था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने दो, उन्हें काम मत कराओ घर का। एंड इससे ना बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, ये जो वेव आई और इससे। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ जो सोसाइटीज डेवलप्ड है, जहाँ के पेरेंट्स हैं एजुकेटेड, वो आज बच्चों को अपने साथ काम में लगा रहे हैं। बिल्कुल, कुकिंग क्लीनिंग साथ में मिलके करवा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम तो देखो मटर भी छिलवाते हैं, हम तो धनिया पत्ती भी बच्चों से यहाँ साफ कराते हैं और वीडियोस भी पेरेंट्स को शेयर करते हैं। हाँ। कि जब बच्चे यहाँ कर रहे हैं तो घर पे क्यों नहीं आप करेंगे। और पेरेंट्स समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बेनिफिट उन्हीं का है, हेल्प तो उन्हीं की हो रही है ना। बिल्कुल। कल को बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा तो सबसे ज्यादा रिलैक्स पेरेंट्स ही करेंगे। तो ये आपको स्टार्टिंग से हैबिट डालना होता है। एंड इवन काम करने से माइंड एंड बॉडी दोनों हेल्दी रहती है। देखिए एनर्जेटिक बच्चा होता है ना, जो हाइपर एक्टिव जिसे बोलते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला काम करता है, बच्चे को बिजी रखो। अब क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, उसमें से 8 ठीक है नॉर्मल है, बस 2 हाइपर एक्टिव हैं। तो उन हाइपर एक्टिव को हमें अलग तरीके से डील करना होगा। हमें जगह जगह अलग अलग एक्टिविटीज जोन बनाने होंगे, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ आप डील जैसे उसको फ्री छोड़ा, वो जंपिंग पुशिंग हिटिंग ये सब स्टार्ट होगा, तो हमें टाइम ही नहीं देना। उसकी एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई, हम उसको सेकंड एक्टिविटी में भेजें, सेकंड कंप्लीट हुई, थर्ड। जितना बिजी रहेगा उतना उसकी एनर्जी सही जगह लगेगी। एंड बिजी रहे, अच्छी चीजें, अच्छी स्किल्स वगैरह सीखेंगे, देन बेनिफिशियल। जैसे मैम पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा फोन में लग रहा है, बच्चा कुछ कर नहीं रहा। पेरेंट्स का फोन पकड़ाने का भी रीजन यही होता है कि बच्चे उछल कूद करते हैं। हाँ। शांत बैठेंगे, घर गंदा नहीं करेंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फोन लो बैठो। मैंने बताया ना, वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है पेरेंट्स का। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, वो तो लिटिल पेनफुल तो हो गई। तो उससे अच्छा पेरेंट्स को कहीं स्पोर्ट्स में डाल दो बच्चों को। हाँ, है ना।
फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बच्चों को बहुत जरूरी है, चाहे वो टाइकोंडो हो, स्केटिंग हो। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको क्रिकेट या फुटबॉल एकेडमी आप ज्वाइन कराओ। हाँ, तो ये चीजें आप फोन ना पकड़ा के आप कहीं ऐसी चीजें जितना फिजिकल वो इन्वॉल्व होगा उतना उसकी बॉडी टायर्ड होगी, वो टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा, तो उसका एक रूटीन सेट होगा। मैम, पेरेंट्स घर पे कैसे एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं? देखो, उसके लिए भी हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। काफी पेरेंट्स आगे से पूछते हैं कि मैम कुछ एक्टिविटीज आप हमें बताइए कि हम बच्चों को घर पे कैसे बिजी रखें। देखिए, हाउस होल्ड वर्क तो है ही कि आप बच्चे से घर के छोटे छोटे काम कराइए, उसके अलावा एक्टिविटीज है। अब उसमें आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि उसका इंटरेस्ट किस एक्टिविटी में, जैसे लाइक कुछ को पजल्स गेम पसंद है, तो कुछ को ड्राइंग कलरिंग पसंद है, कुछ को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, तो कुछ का क्ले में इंटरेस्ट है। तो आपको छोटे छोटे जोन बनाने होंगे घर पे कि बच्चे को कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम देते रहो, क्योंकि क्या है ना, बच्चे बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आजकल आप देखोगे कुछ पेरेंट कहते हैं मैम टॉयज में तो बच्चे बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन शूज रैक में लगते हैं। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे ज्यादातर शूज रैक में लगे रहते हैं। तो कोई बात नहीं, उनको लगाने दो शूज, जहाँ ठीक से वो काम कर रहे हैं वो करने दो। और अगर वो टॉयज में, मैटेरियलिस्टिक टॉयज में नहीं लग रहे हैं, तो उनको आटा दो ना। आटा गूंद के वो चपाती बना रहे हैं, तो उनकी ये मसल्स तो टाइट हो रही है ना। तो घर में तो बहुत सामान होता है। उन्हें डस्टिंग क्लोथ्स दो कि बेटा जरा टेबल पूछ के आओ, या पापा को वाटर सर्व कराओ, आप धनिया पत्ती दो, आप ही की हेल्प होगी और बच्चा इंटरेस्ट लेके उसको करे। मैम, कैसे एजुकेशन जब आपने स्टार्ट किया था, तो तब से लेके अब तक कैसे एजुकेशन चेंज हुआ है बच्चों के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या है आज के टाइम में? काफी चेंज आया है बच्चों में भी, पॉलिसी में भी, पेरेंट्स में भी। अर्लियर जब मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, तब पेरेंट्स का प्ले स्कूल में एनरोल कराना मतलब 1 ईयर, हमें नर्सरी से उसको फॉर्मल में डालना है और बस मैडम बैठना सीख जाए, थोड़ा खाना आ जाए, टॉयलेट ट्रेन कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, कोई ABCD 1 2 नहीं चाहिए। बट धीरे धीरे समय के साथ पेरेंट्स की डिमांड्स बढ़ी। मैडम उसको बोलना भी सिखाओ, उसको चलना भी सिखाओ, उसको प्रॉपर खाना भी सिखा दो आप। कुछ टाइम बाद मैम राइटिंग भी सिखाओ, है ना। तो वो टाइम टू टाइम समय के साथ पेरेंट्स की डिमांड भी भरी, एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी चेंज हुई, बच्चों का बिहेवियर भी चेंज हुआ। अर्लियर अगर मैं 2010 की बात करूँ, 2010 और 2000 से टिल 2015-16 तक हाइपर एक्टिव बच्चे बिल्कुल नहीं थे। हार्डली एक आधा बच्चा आता था जो स्पीच डिले का केस होता था। 2016 to 20 थोड़ा हाइपर एक्टिव केस आए, 1-2 केसेस बड़े स्पीच डिले के। बट आफ्टर कोरोना एक्चुअली चैलेंज आया हमारे पास। हाइपर एक्टिव बच्चों के केसेस बढ़े, स्पीच डिले के केसेस बढ़े, माइल्ड ऑटिज्म के केसेस बढ़े। हमारा चैलेंज भी बढ़ा, पेरेंट्स का चैलेंज भी बढ़ा, क्योंकि माइल्ड ऑटिज्म और स्पीच डिले, इन बच्चों को थेरेपी नीड्स होती है। एंड थेरेपी सेशन इतना कॉस्टली होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन पेरेंट्स के साथ बहुत चैलेंज आ जाता है। वहाँ पर मैं और मेरी टीम कमर कसते हैं कि भाई बच्चों पे वर्क करना है ऑनेस्टली। अगर 10 में से मैं 5-6 बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट ला पाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसी अकॉर्डिंग फिर हम बच्चों पे काम करते हैं। तो कोरोना के बाद ये सारी चीज़ें बढ़ गई। इवन तो मैंने भी कभी कोरोना से पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, इतनी नहीं सुनी थी, लेकिन कोरोना के बाद मैं भी बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा। एंड मैम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है वो फ़ोन बहुत मैटर कर रहा है इसमें, बहुत, क्योंकि फ़ोन बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। एंड उसके बाद हाइपर एक्टिव। अर्लियर हमारे टाइम में फोन कहाँ था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रेजुएशन में फोन दिलाया था, और आजकल आप नर्सरी क्लास के बच्चों को पता होता है कैसे गेम खोलना है, यूट्यूब कैसे चलाना है। और पेरेंट्स उसमें अपनी अचीवमेंट समझते हैं। मैम अपने आप यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता है, मतलब जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैम एक्चुअली मेरे को सच में पेरेंट्स के लिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं पेरेंट्स के लिए दुख फील करूं, एग्जैक्टली क्या उनका मतलब कि मजाक बनाऊं, इस चीज में दुख फील करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। कि मेरे सामने पता है ये ऐसे कर लेता है, ये फोन ऐसे चला, देख कैसे फोन चला रहे। अरे इतना छोटा बच्चा अगर फोन चला रहा है ना, तो इसमें आप एज अ पेरेंट फेल। अब आज ही एक केस आया, एक पेरेंट आया, मैम गाली दे रहा है बच्चा घर पे।
मैंने कहा घर पे कौन देता है आपके गाली? कहते मैं, ब्रदर, पापा, मतलब हम लोग सभी गाली दे के बात करते हैं। अब मैं क्या करूँ उसमें? क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल में तो कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, हाँ। कोई बच्चा नहीं यूज कर रहा। कभी कोई बच्चा कोई वर्ड्स बोलता भी है तो तुरंत हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि घर पे उसने कहीं ना कहीं तो ये वर्ड सुना है, और पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि घर पे ये हो रहा है, या हमें कहीं ना कहीं बच्चों का बिहेवियर चेंज लग रहा है, कुछ भी चेंज लग रहा है, समझ आ जाता है कि ये बच्चा वो कार्टून देख रहा है, तुरंत मैं पेरेंट्स को फोन घुमाती हूँ, हाँ देख रहा है मैडम, तो चेंज तो आएगा ना फिर। मैम आजकल कार्टून्स, गेम्स जो है वो भी बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे। हमारे टाइम में कार्टून्स बहुत अच्छे होते थे। हमारे टाइम में छोटा भीम, मोगली थे। हाँ, आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है एंड उल्टी सीधी स्टोरीज जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स वो सोचते कार्टून है तो सेफ होगा, दे डोंट लेट देमसेल्व्स एक बार हम देख लेते हैं, हम चेक करते हैं बच्चा हर एक चीज क्या देख रहा है, वो इतना कष्ट करने की कोशिश नहीं करते। फोन है, टच स्क्रीन है, आपने बच्चे को एक अच्छी चीज ओपन करके दी देखने के लिए, बट वो उसमें कुछ भी ओपन हो जाएगा ना, कुछ भी अडल्ट कंटेंट ओपन हो जाएगा, बच्चा देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो फीड होगा। एक YouTube किड्स करके आता है, वो एक अलग ही सेगमेंट है। एंड YouTube जो कि मैंने देखा है, पेरेंट्स YouTube किड्स नहीं चला के देते हैं, नॉर्मल YouTube उसमें हर तरह की रील्स आ रही हैं, सब चीज शॉर्ट्स वगैरह जो आते हैं उसमें हर तरीके के आ रहे हैं और बच्चा देख रहा है। एंड फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से वो एक्टिंग भी करवाते हैं। मुझे और मतलब बड़े खुश होते हैं, जैसे बच्चों ने बहुत अच्छी, उनका मतलब एक अचीवमेंट हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। मेरे को तो वहाँ बहुत बुरा फील होता है। एग्जैक्टली, मेरी समझ नहीं आता उन पेरेंट्स के साथ मैं क्या करूँ। अब कुछ पेरेंट्स एडमिशन की इंक्वायरीज के लिए आते हैं, मैम को A to Z सुनाओ ना, मैम को 1 to 20 सुनाओ ना। मैं तो बिना उसके एडमिशन ले रही हूँ ना, बिना इंटरव्यू के लिए। और वो इतना एडमिन हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चा मेरे को देख रहा है, उसका मूड नहीं है सुनाने का, नहीं सुनाओ, सुनाना है आपको, A to Z सुनाना है, तो बहुत ज्यादा एडमिन। तो मेरी वही समझ में आ जाता है, इस पेरेंट्स पे मुझे काम करना है। like रिलेटिव्स के साथ सामने इनको डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, ये करके। अरे बच्चा पपेट थोड़ी ना है, अगर ऐसे ही बिहेव आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही बच्चों के भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, उनकी मूड स्विंग्स होते हैं। कुछ बच्चे सेटल हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं, बट सडनली क्रैंकी होने लगते हैं, तो पेरेंट्स की इंक्वायरी होती है, मैम क्यों क्रैंकी हो रहे? देखो बच्चों की भी मूड स्विंग्स होते हैं, वेदर के साथ होते हैं, वेदर चेंज होगा, बच्चों की मूड स्विंग्स होंगे। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफर्टेबल नहीं है, अंदर से कुछ है, स्पीच बहुत अच्छी नहीं है, तो वो इमोशंस अपने बता नहीं पा रहा, इसलिए वो क्रैंकी हो रहा है। तो वो पेरेंट्स को और हमें समझना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल मैम, इमोशंस की बात करी जाए तो पेरेंट्स कई बार ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, बच्चा ही नहीं समझेगा, लेकिन बच्चा तो बहुत समझ रहा है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं मैम। उनकी ऑब्जर्वेशन हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छी कहीं ज्यादा होती है, तो वो हर चीज, वो अभी न्यू आए हैं और हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो सब समझते हैं। लेकिन पेरेंट्स एवरी टाइम इसको नहीं समझ में आएगा, छोड़ो, ये नहीं समझ पाएगा मैडम, इसको बच्चे सब समझते हैं मैम, बच्चों में बहुत इमोशंस होते हैं। आने वाले टाइम में आपके गोल्स क्या हैं, स्कूल को लेके, अपने जरी बेबी को लेके एंड बच्चों को लेके? देखिए अभी जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि मैम स्कूल आप आगे बढ़ाइए, अभी तक तो देखो KG तक है, बट पेरेंट्स की डिमांड आती है कि बच्चे इतने सेटल हैं और आप इतना अच्छा वर्क करते हैं कि मैम एटलीस्ट इसको 5th या 8th क्लास तक तो करो। एक प्रेशर वो पेरेंट्स का आ रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस फील्ड में कुछ काम कर पाए। तो अभी तो हमारा गोल यही है कि स्कूल को बढ़ाया जाए और बच्चों पे अच्छे से वर्क किया जाए, ताकि बच्चे जो भी चैली बेबी से फॉर्मल में जा रहे हैं पूरा पॉलिश होके जाए। मतलब पेरेंट्स के माइंड में ये सेट होना चाहिए कि बच्चे की नींव जेली बेबीज स्कूल में रखी गई है, तो उन्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं मैम, एजुकेशन सिस्टम का अपने इंडिया में फ्यूचर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मैम, बच्चों को प्रेशराइज कम होना चाहिए और उन्हें मोर एंड मोर प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होनी चाहिए स्कूल में, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, रेदर देन राइटिंग, रट्टाफिकेशन और होमवर्क।
इन चीज़ों पे थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत Okay. है। अगर मैम इन फ्यूचर कभी ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिली एंड आप एजुकेशन मिनिस्टर बनते हो, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे और ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप हटाना चाहोगे? देखो, मैं इम्प्लीमेंट, मैंने बताया ना, मोर फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, एंड मैं होमवर्क राइटिंग को थोड़ा कम करूँगी। कहीं ना कहीं बच्चा होमवर्क के बर्डन में इतना दब जाता है कि स्कूल से घर जाने के बाद जो क्वालिटी टाइम उसे अपने पेरेंट्स के साथ देना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ होमवर्क प्रेशर वो नहीं हो पाता। बच्चा घर जाके भी रात तक होमवर्क लिए बैठा है, उसका कोई रोल नहीं। मैम हमने खुद झेली है ये चीजें कि आप सही बोल रहे हो कि पूरा टाइम बस होमवर्क करते थे और नहीं किया तो पिटते थे। मैं तो बहुत ढीठ थी, नहीं करके जाती थी, कोई नहीं खेलूंगी, पिट लूंगी स्कूल में जाके। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीजें सही थी उस टाइम के हिसाब से ना, कि आपका होमवर्क अगर छूट रहा है, क्योंकि मेरा बस चले, मेरा जो ड्रीम है, मैं एक ग्राउंड लूं, एक उसमें बड़ा सा पेड़ हो और मैं अपना स्कूल उसके नीचे लगाऊं, वहां मैं प्रैक्टिकल लर्निंग कराऊं, बच्चों को ग्राउंड में नेचर वॉक कराऊं, उन्हें मड में प्ले कराऊं। एक्चुअल प्ले का मतलब क्या है? वो ही है, बच्चों को एंजॉय करने दो, उन्हें नेचर के साथ रहने दो, नेचर सब सिखा देता है। जैसे हमने जापान और चाइना की बात की, तो वहाँ तो पर डे रूल है, हर दिन होगा जो नेचर के साथ इन्वॉल्व होके जो भी एक्टिविटी करनी है, प्ले करना है या कुछ भी चीजें सीखनी है, फिजिकल कोई गेम वगैरह करना है, तो वो तो होगा ही वहाँ पे। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज जान के एंड आपसे बात करके, और जली बेबी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कंचन। थैंक यू मैम।